कि ये जो आइडिया था कि कैसे जो चंद ममालिक आपस में हर कुछ अरसे के बाद लड़ाई लड़ते थे और आज उनके दरमियान बॉर्डर्स भी नहीं है और किस तरीके से यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो ये आई थिंक हमारे लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए भी। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कामरान। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल विज़िट के ऊपर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। ये जो डेलीगेशन का जर्नलिस्ट का विज़िट है इसका डुअल पर्पस है। हमें मौका मिला सीखने का, जानने का कि यूरोपीय यूनियन कैसे काम करता है, यूरोपीय यूनियन के तहत जो मुख्तलिफ इसके इदारे हैं वो कैसे काम करते हैं, हर किसी का क्या फ़ंक्शन है। क्योंकि नॉर्मली हम इसको लेते हैं कि जब यूरोपीय यूनियन की बात होती है कि एज़ अ होल एक एंटिटी है और जो फ़ैसला है उसका एक एंटिटी का वही सबका फ़ैसला होता है। हकीकतन ऐसा नहीं है। और एज अ जर्नलिस्ट हम सबको मौका मिला ये सब सीखने का, जानने का। और यूरोपीय यूनियन जिन्होंने हमें इनवाइट किया, उनकी एक्सटर्नल अफेयर सर्विस ने, उनको ये बेनिफिट था कि उनको समझ आए कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की मीडिया कम्युनिटी है, मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट यहाँ पे सारे आए हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव यूरोप के बारे में क्या है, उनका पर्सपेक्टिव जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर उनका, हमारा क्या पर्सपेक्टिव है। तो इट वाज अ टू वे ट्रैफिक। तो पूरे हफ्ते में ऑलमोस्ट हमें बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, उनकी बात सुनने का, समझने का मौका मिला। हमने अपना पर्सपेक्टिव उनको बताया। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम इसको देखें ओवरऑल यूरोपीय यूनियन को, जैसे आपने कहा कि कोऑपरेशन की बात होती है, कम्युनिटी एक बनी, पहले स्टील एंड कोल कम्युनिटी थी जहाँ से ये सारे सफ़र का आगाज़ यूरोपीय यूनियन का हुआ। तो इनका इसका कुछ कॉमन स्ट्रक्चर जैसा कि मेरे लिए भी एक लर्निंग था, हाल तो हमने जब चीज़ पढ़ते हैं और सुनते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा है कि यूरोपियन कमीशन है। इट्स काइंड ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जिस तरह पाकिस्तान में है। यूरोपियन कमीशन के बाद एक भी ईयू काउंसिल है और फिर एक काउंसिल ऑफ द यूरोपीय यूनियन है। जो ईयू काउंसिल है उसमें जो हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स जो 27 मेंबर्स हैं वो बैठते हैं। वो पॉलिसी अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डायरेक्शंस हैं वो देते हैं। द काउंसिल ऑफ द ईयू जो उस वो जिसमें उनके मिनिस्टर्स बैठते हैं, हर रेलिवेंट फील्ड का मिनिस्टर, अगर ट्रांसपोर्ट का इशू है, कोई फॉरेन पॉलिसी का इशू है, उस फील्ड के जो मिनिस्टर्स होंगे वो बैठ के वहाँ पे फैसला करते हैं। फिर उन सब से ऊपर फिर यूरोपियन पार्लियामेंट है। इट्स लाइक अ पार्लियामेंट इन पाकिस्तान। फिर वो जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसके जो मेम्बरान है जो इलेक्ट होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज, तो वो यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन करते हैं। जहाँ पे जो यहाँ पे जो लेजिस्लेशन का जो सिस्टम है वो, इनकी जो को पार्टनर्स है लेजिस्लेशन में, वो यूरोपियन जो काउंसिल है और ईयू पार्लियामेंट है। तो यहाँ पे गिव एंड टेक्स भी बहुत होते हैं। आजकल भी एक गिव एंड टेक हो रहा है जिसका भी हम जिक्र भी करेंगे, वो है जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में इस पर भी जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जो आपने थोड़ा सा स्ट्रक्चर का तो ज़रूर बात की है। ये भी बताना शायद बहुत ज़रूरी है कि जैसे शुरू में मैंने कहा था कि एक वक्त था कि यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी जा रही थी। जर्मनी और फ्रांस जो हैं, उनकी आपस में राइवलरी शायद जितनी इंडिया पाकिस्तान से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। और फिर एक आइडिया कंसीव हुआ जिस पार्क में हम खड़े हैं, तो उसकी एंट्रेंस पे ही वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स हैं रॉबर्ट शूमन, जिनकी वजह से वो पहले लग्जमबर्ग के नेशनल थे लेकिन बाद में वो फ्रेंच नेशनल बन गए। उनके फॉरेन मिनिस्टर भी रहे और ईयू जो पार्लियामेंट है उनके वो प्रेसिडेंट भी रहे। तो उनके साथ कुछ और डिप्लोमेट्स थे जिन्होंने ये आइडिया कंसीव किया कि अगर मुस्तकबिल में यूरोप के अंदर जंगों को रोकना है तो क्यों ना इंटरडिपेंडेंसीज पैदा की जाएं। तो इसीलिए जैसे शहबाज ने जिक्र किया कि पहले लड़ाई होती थी कोल और स्टील के ऊपर, तो फिर जर्मनी और फ्रांस के अंदर कंबाइन जो है ये कोल और स्टील की जो इन्वेस्टमेंट है या कारोबार है वो किया गया ताकि इन ममालिक के आपस में इंटरेस्ट इस तरह से जुड़ जाएं कि ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ ना सकें। तो इनिशियली कुछ 6 ममालिक थे, फिर 8, फिर 14 और अब जो है 27 ममालिक जो हैं वो शामिल हो गए हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। और मजीद ममालिक जो हैं वो लाइन अप में है कि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने। और अब वो बात करते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जीएसपी प्लस स्कीम के हवाले से। आई थिंक इसमें इंपॉर्टेंट सबसे पहले बताना जरूरी है कि 2014 में ये स्कीम आई थी और इसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर जो मसनूआत बनती हैं, क्योंकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें जो मसनूआत बनती हैं उनको कम्पीट करना इज़ अ चैलेंज फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। तो उस जीएसपी प्लस का जो फ़ायदा पाकिस्तान जैसे ममालिक को ये हुआ कि पाकिस्तान जो यूरोप की मंडियों में जो कुछ मसनूआत हैं, वो खास करके जो टेक्सटाइल का शोबा है वो आती हैं, वो ज़ीरो रेटेड, यानी कि उन पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो नहीं लगाई जाती।
जिसका नतीजा ये निकलता है कि जो पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं वो ज़्यादा कंपेटिटिव होती हैं। और इस हवाले से शहबाज आई थिंक फिगर भी बड़ा एस्टॉनिशिंग था कि उन्होंने कहा कि 2022 में जो टेंटेटिव फिगर है कि सिर्फ इस जीएसपी प्लस स्कीम की वजह से $8 बिलियन की एक्सपोर्ट्स, 8 बिलियन यूरोज की एक्सपोर्ट्स हमने की हैं। और उसकी वजह से वो कहते हैं कि अगर ये कंसेशन पाकिस्तान को ना दी जाती तो $500 बिलियन यानी कि 500 मिलियन यूरोज जो हैं वो टैरिफ जो है उन पर आयद होता। अब इसके अंदर जो मैं डिस्कशन आपकी तरफ फेंक रहा हूँ कि ये जो जीएसपी प्लस का जो स्कीम है ये इस साल के आखिर में ख़त्म हो रही है और आगे क्या होगा इस हवाले से बड़ी अनसर्टनिटी है। तो इस हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर की गई है हमारे साथ। जी बिल्कुल, इस वक्त एक प्राइम टाइम है, पाकिस्तान के अंदर भी एक कंसर्न भी पाया जाता है और होप भी है कि पाकिस्तान जो जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है उसको वो रिटेन कर लेगा अलॉन्ग विद 8 अदर कंट्री। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है जिसको जीएसपी प्लस का स्टेटस मिला हुआ। बेसिकली जैसा भी कामरान भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि इसमें यूरोपीय यूनियन का अपना भी फ़ायदा है, उनको एक अच्छी अशिया उनको मुख्तलिफ ममालिक से रिलेटिवली उनको भी सस्ते दामों मिल जाते हैं। ड्यूटीज़ उसके ऊपर होगी तो वो उनके जो कंज्यूमर्स हैं उनको वो चीज़ें महंगी मिलेंगी। 3 किस्म की ये लेयर्स हैं। एक स्टैंडर्ड जीएसपी है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना है वो अपनी गुड्स जो है वो ईयू को एक्सपोर्ट करता है। दूसरा एक जीएसपी प्लस है। स्टैंडर्ड जीएसपी और जीएसपी प्लस में फ़र्क है, एक तो ये है कि जो स्टैंडर्ड जीएसपी है उसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं है, उसमें कोई उनको ऐसा कंसेशंस नहीं है। जीएसपी प्लस जो है वो एक कंसेशनरी स्कीम है जो कंट्री जैसे कि इस वक्त 9 ऐसी ममालिक हैं जो जीएसपी प्लस का जो फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। उसमें उनको जो ड्यूटीज़ उन ममालिक से जो अशिया इंपोर्ट होती हैं ईयू के अंदर, उनके ऊपर जो ड्यूटीज़ जो लगाई जाती हैं उनमें वेव किया जाता है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल के ऊपर अगर चीन से कोई चीज़ मंगवाता है यूरोपीय यूनियन तो 12.5% ड्यूटी है, अगर तो पाकिस्तान से अगर वही चीज़ आती है तो वो 0 ड्यूटी के ऊपर आएगी। तो पाकिस्तान का जो एक्सपोर्टर होगा उसको 12.5% का फ़ायदा होगा। इसका मतलब ये कि अपनी वो चीज़ यहाँ पे आसानी से बेच सकता है, तो ये एक फ़ायदा होता है। फिर ये जो कंसेशन अक्रॉस बहुत सारी टैरिफ लाइन्स है उसके ऊपर होती है। मेजर एक्सपोर्ट्स हम सबको पता है पाकिस्तान की जो है वो लेदर है, गारमेंट्स हैं और टेक्सटाइल गुड्स अलॉन्ग विद सम स्पोर्ट्स गुड्स। तीसरी जो उनकी लेयर है वो है लीस्ट डेवलप कंट्री जैसे कि बांग्लादेश है। जो ये इस तरह के जो ममालिक होते हैं जिनकी इनकम लेवल्स बहुत कम होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल स्कीम अनाउंस की थी यूरोपीय यूनियन ने। गालिबन चूंकि बांग्लादेश अब ग्रो कर रहा है तो बांग्लादेश का जो एक स्टेटस है लीस्ट डेवलप कंट्रीज का, जहाँ पे उनकी अक्रॉस जो उनकी गुड्स हैं तमाम अशिया सवाए आर्म्स के जो हथियार होते हैं उसके अलावा जो भी चीज़ वहाँ से बांग्लादेश से इंपोर्ट करेगा यूरोपीय यूनियन वो बिल्कुल 0 ड्यूटी के ऊपर होगा। पाकिस्तान के केस में जो जीएसपी प्लस का केस है उसमें तमाम अशिया के ऊपर नहीं होती, सेट ऑफ टैरिफ लाइन्स होती हैं जिसके ऊपर ये कंसेशन मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर